भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के नामे सौगंध लऊं छू के। हेलो एवरीवन। परसों विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को पार्टी का सीएम चुन लिया गया गुजरात में, और अब भूपेंद्र पटेल 17th सीएम बनेंगे गुजरात के। पर ऐसा क्यों हुआ? विजय रूपाणी को हटाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और क्या ये एकदम अचानक से हुआ? किसी को इसके बारे में भनक नहीं थी, या फिर ये सिर्फ मीडिया ने छुपाया है और मीडिया जबरदस्ती इस इशू को नहीं उछालना चाहती थी? आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे इन टुडेज सेगमेंट ऑफ व्हाट्स योर विचार। हेलो एवरीवन, आई एम राजेश शर्मा। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, 16th सीएम ऑफ गुजरात जो कि थे विजय रूपाणी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और उनकी जगह नए नेता भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है। भूपेंद्र पटेल का जीवन, राजनीतिक जीवन बहुत पुराना नहीं है और उनको गुजरात में बीजेपी का कद्दावर नेता नहीं माना जाता है, ना उनका बहुत बड़ा जनप्रतिनिधित्व है, लेकिन उनको फिर भी पटेल होने के नाते या तो सीएम की पद मिली या फिर कोई और कारण रहे जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि क्यों विजय रूपाणी को हटाने की जरूरत पड़ी। विजय रूपाणी के बारे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जब सर्वे किया तो उनको ये पता चला कि क्योंकि विजय रूपाणी पाटीदार समाज से नहीं आते हैं, वो एक जैन समाज के हैं, जिसकी वजह से पाटीदार समाज के बीच में और स्पेशली अर्बन पाटीदार समाज के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी हुई और वो बीजेपी से अलग होते जा रहे थे और उनका शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इसका रिजल्ट भी हमें हाल ही के एमसीडी चुनावों में भी देखने को मिला। ऑल्दो बीजेपी को पूरी सीटें मिली और क्लीन स्वाइप उन्होंने किया, लेकिन जैसा कि हमें देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी ने सूरत में और अहमदाबाद में काफ़ी सारी सीटों पे अपना कब्जा जमा लिया और इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। कई सारे पाटीदार के यूथ जो थे वो शिफ्ट हो रहे थे टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी। इसको देखते हुए जब पार्टी ने सर्वे किया तो उनको दूसरी चीज़ ये भी पता लगी कि विजय रूपाणी अब तक मास लीडर नहीं बन पाए हैं और वो अभी भी अपने नाम के ऊपर, अपने कहने पर वोट नहीं ला सकते हैं। तीसरा कारण जो उनके हटने का बना होगा वो है जो गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं CR पाटिल, उनके साथ उनकी बहुत सारी तनातनी रही, जिसकी वजह से विजय रूपाणी का जो रोड मैप है वो थोड़ा बिखरता हुआ नजर आया आला कमान के सामने। इसके अलावा एक बात ये भी रही कि कोविड मिसमैनेजमेंट और पॉलिसी मेकिंग को लेकर विजय रूपाणी की जो पब्लिक फिगर थी वो बहुत ज़्यादा टार्निश हुई थी और पूरा इंजाम, स्पेशली अगर हम बीजेपी की बात करें तो जब भी वो चुनाव लड़ती है तो या तो पीएम के नेतृत्व में लड़ती है और पीएम के नेतृत्व के अंडर में सीएम के फेस के ऊपर चुनाव ज़्यादा रहता है। और ऐसे में जब विजय रूपाणी को सीएम के तौर पर रखा गया तो सबसे ज़्यादा नाराज़गी जो कोविड वगैरह से रिलेटेड थी, कोविड मिसमैनेजमेंट और पॉलिसी मेकिंग की, वो सबसे ज़्यादा विजय रूपाणी के खिलाफ थी और इसको हटाने के लिए उन लोगों ने जो है विजय रूपाणी को हटा दिया, जिससे उनके साथ जो सारी नाराज़गी थी वो भी चले जाए और उनको हटा करके पाटीदार समाज के एक बड़े नेता को सामने लाया गया। ऑल्दो बीजेपी में ये नेता काफ़ी नए हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय तक बीजेपी में काम नहीं किया है, परंतु इनको पाटीदार समाज में बहुत बड़ा माना जाता है क्योंकि ये कई सारे पाटीदार के जो NGOs हैं और जो संस्थान हैं उनके ट्रस्टी हैं ये, तो इसीलिए इनको आगे लाया गया। तो भूपेंद्र पटेल को ही क्यों चुना, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। भूपेंद्र पटेल को चुनने का सबसे पहला कारण रहा कि वो आनंदीबेन पटेल जो लास्ट सीएम थी, 15th सीएम ऑफ गुजरात, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। ये आनंदीबेन पटेल की ही सीट से जीतकर MLA भी बने थे और इनको ही मुख्यमंत्री के लिए चुना गया। दूसरी बात यह है कि गुजरात में 2 धड़े माने जाते हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, एक है आनंदीबेन पटेल का और दूसरा है अमित शाह का। जब अमित शाह का जो पलड़ा था वो विजय रूपाणी की वजह से हल्का पड़ने लगा तो आनंदीबेन के गुट ने भूपेंद्र पटेल का नाम आगे किया होगा, तभी उनको सीएम का पद दिया गया। दूसरी बात, जो ये भूपेंद्र पटेल हैं वो अर्बन पाटीदार के बीच में आते हैं, तो अर्बन पाटीदार के बीच में जो बीजेपी की पकड़ थी वो ढीली पड़ रही थी, उसको मजबूत करने का भी काम भूपेंद्र पटेल करेंगे। अगर हम भूपेंद्र पटेल के राजनीतिक जीवन पे नज़र डालें तो हमें पता लगेगा कि इनका राजनीतिक जीवन ज़्यादा पुराना नहीं है। 1995 में पहली बार राजनीति में आए भूपेंद्र पटेल पाटीदार समाज में काफ़ी ज़्यादा माने जाते थे। उन्होंने बीजेपी के तरफ से पार्षद के लिए अहमदाबाद से चुनाव लड़ा और वो मेंबर भी बने। दूसरी बात, पार्षद का चुनाव जीतने के बाद वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बन गए, उनको हेड करने लगे, उनका प्रतिनिधित्व करने लगे। उसके बाद जब आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टर बनी तब इनको AUDC का चेयरपर्सन भी बना दिया गया। इसके अलावा जब आनंदीबेन पटेल अपना सीएम का पद छोड़कर राज्यपाल की कुर्सी संभाली तब उनको जो है उनकी जो घाट लोडिया सीट थी वो खाली हो गई और इस सीट से चुनाव लड़ा 2017 में भूपेंद्र पटेल ने।
भूपेंद्र पटेल ने चुनाव में बहुत लंबी मार्जिन से, बहुत बड़ी मार्जिन से जीत भी हासिल करी, जिसके बाद वो पहली बार गुजरात असेंबली के एमएलए भी बने घाटलोडिया सीट से। और ये बहुत कम देखा गया है किसी के भी राजनीतिक जीवन में कि उसने सिर्फ 15 साल के अंदर अंदर 15-20 साल के अंदर अंदर सीएम का पोस्ट सीधा ग्रहण किया, जबकि वो कभी कोई मिनिस्टर के पद में भी नहीं रहे। अटकलें थी कि भूपेंद्र पटेल को, क्योंकि उनके पीछे आनंदीबेन पटेल का हाथ है, उनको किसी ना किसी मिनिस्ट्री में बिठाया जरूर जाएगा। लेकिन 2017 में उनको किसी भी मिनिस्ट्री में पद नहीं दिया गया। 2021 में सीधा भूपेंद्र पटेल को चीफ मिनिस्टर, जो कैबिनेट का सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है, उसकी पदवी दे दी गई। और अब अटकलें ये चल रही हैं क्योंकि भूपेंद्र पटेल राजनीति में बहुत पुराने नहीं हैं, उनका बहुत बड़ा जनाधार पूरे गुजरात में नहीं है। हालांकि अपने क्षेत्र में वो काफ़ी आगे हैं, अहमदाबाद और घाटलोडिया सीट्स में वो काफ़ी आगे हैं और काफ़ी बड़ी मार्जिन से जीतते आए हैं, लेकिन वो इतने बड़े जनाधार को संबोधित करने के लिए योग्य नहीं हैं। परंतु क्योंकि वो पटेल समाज से आते हैं और पटेलों के बीच में उनका बहुत बड़ा दबदबा है, इसलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ताकि 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें बीजेपी को इसका फ़ायदा मिल सके। माना ये भी जा रहा है क्योंकि ज़्यादा भूपेंद्र पटेल को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है चीफ मिनिस्टर या मिनिस्ट्री वगैरह संभालने की, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ये रिमोट कंट्रोल सरकार चलाएं और सीधा सीधा क्रेडिट जो भी अब पॉलिसी बने, जो भी फ़ायदा गुजरात को 1 साल में मिले, और आला कमान ही सामने आकर अपने फेस के द्वारा मोदी और शाह के द्वारा अपनी जीत को दर्ज कराए। परंतु अभी अटकलों के बाजार गर्म है, ये तो तभी पता लगेगा कि जब इनकी पहली कैबिनेट मंत्री की बैठक होगी। इसमें देखने को ये मिलेगा कि क्या आनंदीबेन का गुट ज़्यादा मजबूत है या फिर अमित शाह का गुट ज़्यादा मजबूत है अभी के टाइम पे, और क्या इस नए फॉर्मूले से 2022 में आने वाले गुजरात चुनावों में बीजेपी को शानदार जीत मिलेगी, या फिर क्या वो 2017 का रिजल्ट भी वापस दोहरा नहीं पाएंगी और इस बार कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में से कोई एक पार्टी अपनी सरकार बना लेंगी। पर ये राज्य के लिए, ये राज्य स्पेशली अगर हम देखें तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है, क्योंकि दोनों जो अभी राष्ट्रीय में पूरा बीजेपी का डंका बजाया है, उसकी शुरुआत जो थी, और जो हम उनके नेशनल लीडर देखें तो दोनों नेशनल लीडर जो सबसे बड़े लीडर हैं अमित शाह और मोदी जी, वो दोनों ही इस गुजरात से आते हैं। और अगर गुजरात जो बीजेपी की प्रयोगशाला मानी जाती है हिंदुत्व की, अगर वो फेल हो जाती है तो ये एक तरीके से नेशनल सेटबैक भी देखा जाएगा बीजेपी पार्टी के लिए। और ये बात भी सच है क्योंकि गुजरात सूबे में 27 साल से मोदी शाह और बीजेपी की ही सरकार चलती आ रही है, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। और हाल ही में जो डेवलपमेंट हुए हैं, आप और कांग्रेस को जो बढ़त हासिल हुई है, उससे ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कि गुजरात में इस बार या तो कांग्रेस का हाथ या झाड़ू का साथ उनको देखने को मिले। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी की प्रयोगशाला में ये वाला प्रयोग काम करता है या नहीं, या फिर बीजेपी को 2022 में हार का सामना करना पड़ सकता है। इफ यू रियली लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन below and don't forget to subscribe to our channel. Do follow us on social media websites as well. Link will be in the description. Thanks for watching.